हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हमारा जो है साइंस 2 का हम जो है पहला लेसन देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे देखो इंडेक्स देखते हैं। ये हमारा इंडेक्स है, ये तुम्हारा जो है पेज नंबर, मतलब पहला पार्ट शुरू होने के पहले इंडेक्स दिया अनुक्रमणिका। इसमें देख रहे हो यहाँ पे तुम्हें टोटल कितने 10 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये टोटल 10 पार्ट है, जिसमें से जो पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट जो होता है हमारा, वो जो है हमारा क्या होगा, पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट ये हमारा बायोलॉजी का है। और इसके अलावा यहाँ पर देखो तुम लोगों का यहाँ पे 6वां, 7वां और 8वां ये भी 3 पार्ट, ये भी बायोलॉजी, जीव विज्ञान। मतलब जो है साइंस 2 जो होता है ना, ये तुम लोगों का साइंस 2 जो है जीव विज्ञान और पर्यावरण, ये दोनों से मिलकर बना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और फिर उसके बाद 6वां, 7वां, 8वां हमारा जीव विज्ञान का है। और उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे जो है चौथा और पाँचवां, जो तुम्हारा चौथा और पाँचवां पार्ट है, चौथा, पाँचवां और 9वां, 10वां, ये तुम्हारा पर्यावरण से संबंधित है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जब तुम लोगों को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँगी ना एग्ज़ाम का, तो उसमें जीव विज्ञान के इसमें से कितने मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस, पर्यावरण के कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए ये जानकारी दी जा रही है। तो ये अपने किताब में नोट कर लेना कि यहाँ पर ये कौन कौन से जो है इसके हैं। फिर अब हम आते हैं हमारा पहला पार्ट। क्या है हमारा पहला पार्ट? आनुवांशिकता और उत्क्रांति। तभी हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पर इसमें टॉपिक देखेंगे आनुवांशिकता एवं आनुवांशिक परिवर्तन, प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण, उत्क्रांति। इतनी जानकारी हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तब यहाँ पे देखो हम लोगों का जो है पहला क्या दिया है, आनुवांशिक और उत्क्रांति। उसमें पहले ही स्टार्टिंग में दिया है, थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा याद कीजिए। मतलब ये तुम लोग जो 9th में पढ़े उसके आधार पे क्या दिया है, घटक क्या है जो जीवित सेल सेंटर के आनुवांशिक गुणों को लेता है। मतलब यहाँ पर एक प्रश्न है, क्या है? डीएनए। ये हम लोग 9th में पहले पुरानी कक्षाओं में भी पढ़े हैं ना। फिर दूसरा यहाँ पर है कि संतान के संक्रामक की प्रक्रिया में अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण क्या हैं। तो देखो अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण को संतानों के संक्रमण की प्रक्रिया में आनुवांशिक कहा जाता है। मतलब क्या कहते हैं उसे? आनुवांशिक कहते हैं। क्या है आनुवांशिक? जो माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षणों को संतान के संक्रमण की प्रक्रिया में आनुवांशिक कहा जाता है। फिर तीसरा प्रश्न क्या दिया है, डीएनए अणु किस घटक से बना है? डीएनए अणु किस घटक से बना है? किससे बना है? डीएनए अणु जो है डीऑक्सीराइबोज, शर्करा, नाइट्रोजोनी पदार्थ, फॉस्फोरिक एसिड से बना है। ये तुम लोग पहले पुरानी कक्षाओं में भी पढ़े हो ना, इसलिए यहाँ पे प्रश्न दिया, थोड़ा याद कीजिए। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, आनुवांशिकता व आनुवांशिक बदल। अब यहाँ पे देखो आनुवांशिकता क्या है, एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुकों द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। मतलब कोई भी एक पीढ़ी जो है उसका जो जैविक लक्षण है वो जनुक के द्वारा जब दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होती है तो जो प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। आधुनिक आनुवांशिकता का प्रारंभ होकर, मतलब प्रारंभ जो है वो ग्रेगर जोहान्स, ठीक है, उनमें जो है डेल इस वैज्ञानिक ने किया, ग्रेगर जोहान्स मेंडल, ठीक है, यहाँ पे पूरा नाम क्या है इनका, ग्रेगर जोहान्स मेंडल। इनके प्रयोग तुम लोग 9th के इसमें पढ़े थे ना। इस वैज्ञानिक ने किया, उन्होंने 1886 के आसपास लंबी अवधि तक संशोधन करके आनुवांशिकता के विषय का निष्कर्ष खोज निकाला। फिर 1901, ठीक है, 1901 में यूगो दरविक्स इसने इनके उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा अचानक होने वाले परिवर्तन के पीछे का कार्य कारण समझ में आया। ये यहाँ पे तुम लोग का जो पेज नंबर 1 का फर्स्ट पैराग्राफ में ये सब दिया है। वैज्ञानिक का नाम, कौन सा वर्ष और क्या उन्होंने सिद्ध किया वो याद करना है, उसको अपने कॉपी में नोट भी करना है, अतिरिक्त प्रश्न में आएगा ये। फिर क्या दिया है, 1902 में वॉल्टर सटन ने कनखजूरा की कोशिका में गुणसूत्र की जोड़ियों के स्वरूप में देखा। इसी वजह से जनुकों का वहन गुणसूत्र द्वारा होता यह सिद्ध किया। किसने? 1902 में वॉल्टर सटन ने। उन्होंने क्या बोला है? कनखजूरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसमें इसकी जानकारी दी है ये। फिर 1944 इस वर्ष में क्या हुआ, यहाँ पर जो है 1944 में ओसवाल्ड एब्री, ठीक है, और मैकलिन मैकार्थी
और कॉलिन मैकलाइट, इन तीनों ने जो है यहाँ पर इन तीनों ने कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी सजीवों में डीएनए की आनुवांशिक सामग्री होती यह सिद्ध किया। मतलब बाकी सब में डीएनए की आनुवांशिक सामग्री होती है। फिर 1961 इस वर्ष में फ्रांस के जो है फ्रैंकाइस जैकब और जैक मोनाइड, इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर जो है आनुवांशिक वैज्ञानिक के जीवाणु के कोशिका में डीएनए द्वारा होने वाले प्रथिन प्रसंश्लेषण प्रक्रिया की प्रतिकृति तैयार की, जिसके कारण डीएनए अणु में छुपे जनुकीय संकेतों को समझने में मदद हुई। तो ये सब जानकारी जो है वैज्ञानिकों ने दिया आनुवांशिकता के बारे में। तो यहाँ पर तुम लोगों को सब जो है पढ़ना है। फिर उसके बाद वहाँ प्रश्न है बताइए तो, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए तो में पहला प्रश्न क्या दिया है, डीएनए एवं आरएनए के प्रकारों की आकृति बनाकर उनकी जानकारी बताइए। तो यहाँ पर जो है ये इसकी जानकारी है। मतलब पहले तुम्हें क्या बोला, आकृति बनाना है और फिर उनकी जानकारी बताना। तो ये आकृति है, ठीक है। आकृति बना लेना अच्छे से, नीट एंड क्लीन आकृति कॉपी में बननी चाहिए। ये लिखना है बताइए तो, थोड़ा याद कीजिए कि सब प्रश्न अपने कॉपी में लिखना है पहले। फिर यहाँ पर देखो संरचना, इनके बारे में जानकारी बताना। तो संरचना क्या दिया है यहाँ पे, आरएनए की श्रृंखला सबसे छोटा कारक न्यूक्लियोटाइड है और आरएनए न्यूक्लियोटाइड राइबोस, ठीक है। फॉस्फेट अणु राइबोस चीनी, फॉस्फेट अणु चीनी मतलब शर्करा, फॉस्फेट अणु एडेनिन गुआनिन सिस्टीन, 4 नाइट्रोजन पदार्थ में से एक को यूरेसिलेटेस से बना है। कई न्यूक्लियोटाइड्स के परिचय के साथ यहाँ पर जो है इनके महाअणु बनाया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आरएनए के कार्य क्या हैं, आरएनए क्या करता है, राइबोसोम, आरएनए ये जो है क्या करता है, राइबोसोम तत्व है। तो यहाँ पर इसके ई अणु जो है राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण है। तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए जो है वो यहाँ पर एमआरएनए है, जो मैसेंजर होता है एमआरएनए होता है। प्रोटीन के उत्पादन को कोशिकाओं में जीन में राइबोसोम तक पहुँचाता है, कौन, एमआरएनए। फिर यहाँ पे टीआरएनए क्या करता है, ये जो है आरआरएनए है, ये एमआरएनए है। टीआरएनए ये क्या करता है, स्थानांतरण करता है, ठीक है। यहाँ पर स्थानांतरण आरएनए यह एपिडर्मिस में है। ये कहाँ होता है, एपिडर्मिस होता है। संदेशवाहक आरएनए पर संदेश के अनुसार राइबोसोम के लिए एमिनो अम्ल यानी एमिनो एसिड के अणुओं का ये चयन करता है। ये आरएनए का कार्य है। फिर इसके बाद यहाँ पर आनुवांशिक विकारों को बताते हुए कुछ आनुवांशिक विकारों के नाम बताओ। मतलब यहाँ पे आनुवांशिक विकार क्या है, कुछ आनुवांशिक विकारों के नाम बताओ। तो यहाँ पे देखो गुणसूत्र असामान्य या आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारी विकृति है। आनुवांशिक विकार क्या है, गुणसूत्र असामान्यताओं या आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारी विकृति है। और यहाँ पे दोषपूर्ण होठ, मतलब यहाँ पे आनुवांशिक विकार क्या है, दोषपूर्ण होठ, गुणसूत्र, सिकल कोशिकाएं, एनीमिया, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। क्लाइनफेल्टर्स आनुवांशिक विकारों के उदाहरण हैं। ये सब आनुवांशिक विकार के उदाहरण हैं। फिर आया टॉपिक प्रतिलेखन, भाषांतरण, स्थानांतरण। अभी देखो यहाँ पे प्रतिलेखन पहले क्या है, डीएनए के अनुसार स्थित जनुकों की श्रृंखला के अनुसार आरएनए के बनने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रतिलेखन का परिभाषा, डीएनए के अणु पर स्थित जनुकों की श्रृंखला के अनुसार आरएनए को बनाने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहते हैं। फिर प्रतिलेखन इस प्रक्रिया में क्या होता है, डीएनए में एमआरएनए तैयार होता है और यह आरएनए पॉलीमरेज मौजूदगी में जो है होती है। प्रतिलेखन प्रक्रिया में डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम के अनुसार एमआरएनए, ये एक्चुअली जो है ना, तुम लोग अभी जब मैं अपना ये देखूंगी सिलेबस कट वाला, तो ये लाइन उसमें कट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन्स है ये कट है पोर्शन में, ठीक है। प्रतिलेखन प्रक्रिया में डीएनए के अंदर थायमिन की जगह से एमआरएनए यूरेसिल में लेता है और डीएनए के कारण एमआरएनए के माध्यम से प्रोटीनों की निर्मित होती है। इसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा का ये परिभाषा है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है परिभाषा प्रतिलेखनकार। इतना यहाँ पे लाइंस जो है वो कट है, ठीक है। भारतीय वंश के डॉक्टर अरविंद खुराना, इन्होंने 20 अमीनो अम्ल के लिए तैयार किए जाने वाले
कोडॉन के खोज के कार्य में यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें 1968 में अन्य 2 वैज्ञानिकों के साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए पाए जाने वाला संकेत 3 न्यूक्लियोटाइड्स के समुच्चय के स्वरूप में होता है। इसी को ट्रिपलेट जो है कोडॉन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिपलेट कोडॉन की परिभाषा है यहाँ पे, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक। ध्यान रखना ये सब परिभाषा आती है, इसके लिए ये सब जो टिक मार्क करा के इसमें दे रही हूँ वो सब परिभाषा तुम्हें नोट करना है। अभी तुमको अतिरिक्त प्रश्न में सब क्वेश्चंस दिया जाएगा। फिर यहाँ पर है भाषांतरण और स्थानांतरण। तो देखो यहाँ पे प्रतिलेखन प्रक्रिया में कोशिका केंद्र के निर्मित होने वाले mRNA कोशिका द्रव्य में आता है और आते समय DNA के ऊपर सांकेतिक संदेश लेकर आता है। प्रत्येक mRNA यह हजारों कोडॉन से बना होता है और फिर यहाँ पर इसके ऊपर संदेशानुसार प्रोटीन की निर्मित होने के कारण अमीनो अम्ल की पूर्ति करने का काम tRNA करता है और mRNA के ऊपर जिस प्रकार स्थानांतरण कोडॉन होता है उसे पूरक क्रम और ऑडिकोडॉन tRNA पर होता है। इस प्रक्रिया को भाषांतरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भाषांतरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी परिभाषा लिखोगे भाषांतरण की। फिर उसके बाद यहाँ पे tRNA के द्वारा लाए गए अमीनो अम्ल की पेप्टाइड बंध में श्रृंखला बनाने के कार्य tRNA करता है। इस दरमियान राइजोसोम जो है mRNA के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के अंतर में सरकता इस क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्थानांतरण की परिभाषा है। फिर यहाँ पे आया उत्परिवर्तन। देखो, सजीवों में जनुक के कारण ही वे अपने जैसे सजीवों का निर्माण करते हैं तथा इनमें से कुछ जनुक जैसे जैसे अगली पीढ़ी में संक्रमित होते जिसके कारण माता पिता के कुछ आनुवांशिक गुणधर्म उनकी संतान में आते हैं। परंतु कभी कभी इन जनुकों में अचानक परिवर्तन होता है और जनुक का कोई न्यूक्लियोटाइड अचानक अपनी जगह बदलता है। इस कारण जो छोटा सा परिवर्तन होता परिवर्तन उत्परिवर्तन के कारण सिकल सेल एनीमिया जैसे जनुकीय विकृतियों का निर्माण होता है। यह सतत चलने वाली अखंड प्रक्रिया है। यह डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का समर्थन करती है। भाषांतरण, तो ये सब आकृति जो दी गई है ना, ये सब बनाना है आकृति। ठीक है, भाषांतरण, प्रतिस्थापन, फिर यहाँ पर ऊपर भी जो ये सब आकृति दी गई है ना, सब बनाना है। थोड़ा याद कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में आगे थोड़ा याद कीजिए। क्या दिया है? हमारे पाचन संस्था में पाए जाने वाले आंत्रपुच्छ, ठीक है, अपेंडिक्स, इस अवयव का क्या कार्य है? तुम्हें पता है ना, जो हमारी जो आंत्रपुच्छ ये क्या है, जो अपना बड़ी आंत होती है ना उसके एकदम लास्ट में होता है जो अपेंडिक्स या आंत्रपुच्छ। ये क्या कार्य करते हैं अपेंडिक्स या आंत्रपुच्छ? शरीर में इसका कोई काम नहीं होता, यह अवशेषांग है। क्या हमें अक्कल दाढ़ का उपयोग भोजन को चबाकर खाने के लिए होता है? वास्तव में अक्कल दाढ़ का उपयोग भोजन को चबाकर खाने के लिए नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन थोड़ा याद कीजिए में क्या दिया है? डायनासोर जैसे महान जानवर नष्ट क्यों हो गए? क्योंकि डायनासोर जैसे बड़े जीव पृथ्वी पर एक धूमकेतु या लघु ग्रह के टक्कर के से नष्ट हो जाते हैं और भौगोलिक घटना के कारण ज्वालामुखी का भी विस्फोट हुआ है। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन, जानवर और पक्षियों की कई प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? पर्यावरण में बदलाव के कारण जानवर और पक्षियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। एक कारण है एक तो कारण है पर्यावरण में बदलाव, दूसरा है प्रदूषण के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, फिर यहाँ पर राष्ट्रीयकरण के वृद्धि के कारण जानवर और पक्षियों के भोजन और आश्रय दोनों को परेशान कर दिया। इसके अलावा कई जानवर के अस्तित्व के लिए भी खतरा है क्योंकि कुछ स्थानों पर वह शिकारी भी होते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा हेडिंग है उत्क्रांति। क्या दिया है? सजीवों में अत्यंत धीमी गति से होने वाले क्रमिक परिवर्तन को उत्क्रांति कहते हैं। उत्क्रांति सजीवों का विकास होता है। अंतरिक्ष में स्थित जो है ग्रह और तारे में होने वाले परिवर्तन से लेकर पृथ्वी पर विद्यमान पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन उत्क्रांति के अंतर्गत करना आवश्यक है। ठीक है, उत्क्रांति के कारण नई प्रजातियां उत्पन्न हुई। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार सजीवों की कई पीढ़ियां जो होती हैं विभिन्न लक्षणों में सतत परिवर्तन हो रहे हैं। फिर यहाँ पर ये जो टॉपिक दिया ना, लगभग
3.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीव विद्वान नहीं था। यहाँ पर क्या था, पहले ही साधारण तत्व थे, फिर कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक था, जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे प्रथिन न्यूक्लिक अम्ल था, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक का मिश्रण हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, आदिकालीन कोशिका बनी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आसपास विकसित रसायन को सोखकर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने की प्रक्रिया हुई। और फिर उसके बाद प्रथम सजीव आया, यह आसपास के पर्यावरण के अनुकूल हो सके, जीवित रह सके और उसकी वृद्धि हुई। यह प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार सजीवों में जो परिवर्तन के साथ समायोजन नहीं कर पाए वे नष्ट हो गए। तो यहाँ पे प्राणियों में विविध विस्तार हुआ, एक कोशिकी अमीबा पैरामीशियम से लेकर विशालकाय व्हेल मानव तक यहाँ पे विस्तार हुआ। मतलब पहले एक कोशिकी अमीबा पैरामीशियम से लेकर बड़े बड़े जो है प्राणी हुए, मानव था, व्हेल थी। वनस्पतियों में भी विविध विस्तार हुए, एक कोशिकी कोरेला से लेकर विशाल बरगद का वृक्ष पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में आए। विषुववृत्त से लेकर पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के मध्य हवा, पानी, मिट्टी, चट्टान इत्यादि में रहने वाले सजीव दिखाई देते हैं। विश्व स्तर पर सजीवों के क्रमिक विकास और सजीवों की उत्क्रांति के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। इतिहास के पन्नों से जो है ना, ये एक्चुअली तुम लोगों का जो है ये कट है, पोर्शन में कट है। क्या दिया इतिहास के पन्नों, सजीव सृष्टि के निर्मित में विषय में धर्म गुरुओं ने दार्शनिक में अपने अपने विचार लिख कर रखे हैं। भारतीय, चीनी, रोमन, ग्रीक संस्कृति के भी मतलब इन लोगों ने गहन जो है विचार किया और ये सब जानकारी लिखी। लेकिन अभी कोरोना महामारी की वजह से कुछ पोर्शन कट किया गया ना, तो ये पोर्शन कट है। जो मेरा कट पोर्शन का वीडियो ना, उसमें सब जो है तुम्हें इसकी जानकारी मिलेगी। तो इसके आगे का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।